वो चाहता है कि वो बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड ऐप के लिए एक पेड बीटा रिव्यूअर बन जाए। वो 1 महीने तक ऐप का इस्तेमाल करेगी, वर्चुअल डेट्स पर जाएगी और अपनी सच्ची राय देगी। सोमी को शुरू में ये विचार अजीब लगता है। ये सुनने में एकदम असली रोल प्लेइंग जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही वो पैसे मिलने की बात करता है, सोमी के हाव भाव पूरी तरह बदल जाते हैं। वो उसका बिजनेस कार्ड ले लेती है और कहती है कि वो इस बारे में सोचेगी। अगले सीन में सोमी रात के समय अपने अपार्टमेंट में अकेली बैठी है। बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड डिवाइस आ चुका है। वो निर्देशों का पालन करती है और चमकते हुए रिंग के आकार के हेडसेट को अपने सिर पर रखती है। फिर वो लाल बटन दबाती है। रिंग अचानक जल उठती है। एक पल में उसके आसपास की दुनिया बदलने लगती है। हवा पहले ठंडी और फिर गर्म महसूस होती है। उसके आसपास की हर चीज़ बिल्कुल अलग दिखने लगती है। सोनी सदमे में धीरे धीरे चारों ओर देखती है। तभी उसे अपने ठीक सामने कोई खड़ा दिखाई देता है, एक जाना पहचाना चेहरा जिसे वो बहुत अच्छी तरह जानती है। ये चीवू है। तभी ऐप खुशी खुशी घोषणा करता है, बधाई हो मिस सोमी, आप अपनी पहली डेट से मिल चुकी हैं। चू सीधे उसकी ओर देखता है और धीरे से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन सोमी को उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई देती है। उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया है, क्योंकि ये आदमी असली नहीं होना चाहिए। घबराकर वो जल्दी से अपनी उंगली से रिंग निकाल देती है। अगले ही सेकंड में सब कुछ गायब हो जाता है। वो अचानक हकीकत में वापस आ जाती है और खुद को अपने अपार्टमेंट में बैठा पाती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है और जो कुछ भी हुआ उससे वो पूरी तरह हैरान है। वो अपने हाथों में मौजूद डिवाइस को देखती है और हैरानी से कहती है, मिनयोंग, तुम सच में जीनियस हो। मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करती हूँ। अगले सीन में सोमी ऐप में वापस लॉगिन करती है, लेकिन इस बार वो मानसिक रूप से तैयार है, या कम से कम उसे ऐसा लगता है। जैसे ही वो दोबारा जुड़ती है, वो खुद को रंगीन सजावट और पोस्टरों से भरी एक उज्ज्वल और स्वागत योग्य जगह पर पाती है। उसके सामने एक हंसमुख युवती खड़ी है। वो महिला अपना परिचय सोमी की पर्सनल डेटिंग मैनेजर के रूप में देती है और कहती है कि वो उसे बस हारूनी कह सकती है। सोमी भ्रम में इधर उधर देखती है। वो पूछती है कि वे कहाँ हैं और असल में क्या हो रहा है। मैनेजर शांति से समझाती है कि ये पूरी जगह एक वर्चुअल रियलिटी की दुनिया है। इस दुनिया में प्रवेश करने वाले हर यूजर को स्वचालित रूप से एक विशेष रिंग मिलती है जो उनके हाथ पर दिखाई देती है। नियम बहुत सरल है। यदि आप रिंग निकाल देते हैं तो आप तुरंत सिस्टम से लॉग आउट हो जाएंगे। सोमी एक पल के लिए सोचती है और फिर सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछती है, क्या मेरा असली शरीर अभी घर पर सुरक्षित है? मैनेजर जवाब देती है, शायद। उसके बाद मैनेजर उसे एक दरवाजे तक ले जाती है। दरवाजे के ऊपर एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है, वो आदमी जिसे आप सोचते हैं कि आप जानते हैं। ये यूनोंग के वेबटून का शीर्षक है। वो तुरंत समझ जाती है कि क्या होने वाला है। वो धीरे धीरे अंदर कदम रखती है। दूसरी तरफ की दुनिया बिल्कुल वैसे ही दिखती है जैसा वेबटून उसने कई बार पढ़ा है। SY ग्रुप के शानदार ऑफिस, चमकते फर्श और प्रोफेशनल तरीके से काम करते कर्मचारी। सोमी फिर खुद को नीचे देखती है और उसे कुछ आश्चर्यजनक महसूस होता है। अब उसने उनारे के कपड़े पहने हैं जो वेबटून की मुख्य नायिका है, जिसका मतलब है कि अब वो उसी कहानी के अंदर एक होटल कर्मचारी की भूमिका निभा रही है जिसे वो किसी और से बेहतर जानती है। लेकिन इससे पहले कि वो स्थिति को पूरी तरह समझ पाती, वो गलती से किसी की डेस्क पर बैठ जाती है और ठीक उसी पल ऑफिस का दरवाज़ा अचानक खुलता है। चोई वू अंदर आता है। वेबटून में सोमी हमेशा मानती थी कि कलाकार ने उसे थोड़ा ज़्यादा ही परफेक्ट और अविश्वसनीय रूप से हैंडसम बनाया है, लेकिन अब जब वो उसे इस वर्चुअल दुनिया में देख रही है तो उसे एक चौंकाने वाली बात समझ आती है। ड्राइंग तो असलियत के सामने कुछ भी नहीं थी। एक पल के लिए उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। चोई वो अपनी डेस्क की ओर देखता है, फिर एक रौबीली आवाज़ में कहता है, ऐसा लगता है कि किसी कर्मचारी ने मेरी डेस्क पर बैठने की हिम्मत की है, अभी बाहर निकलो। सोमी जल्दी से डेस्क से उतरती है और दरवाजे की ओर चलने लगती है, लेकिन अचानक चीवू उसे रोकता है। वो एक पल के लिए उसे ध्यान से देखता है और फिर धीरे से पूछता है, क्या हम पहले मिले हैं? तुरंत सोमी की अंतरात्मा जवाब देती है, यही है वो मशहूर चोई वू लाइन नंबर 1। उसे पहले से ही पता है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि उसने वेबटून में इस सीन को कई बार पढ़ा है। चोई वो धीरे धीरे उसके करीब आता है और अपना नाटकीय इकरार शुरू करता है। वो कहता है कि जिस दिन उसने उसे बचाया था, वो तब से उसे ढूंढ रहा है। वो उसे एक पल के लिए भी नहीं भूल पाया है और हर रात वो सपनों में उसका चेहरा देखता है। सोमी पूरी बात सुनती है और फिर अचानक बोल पड़ती है, ओह, क्या ये आदमी पूरी तरह पागल है? ये अब तक की सबसे शर्मनाक बात है जो मैंने सुनी है।
पूरी तरह से घबराकर वो तुरंत अपनी उंगली से रिंग खींच लेती है और इस तरह वो डर के मारे फिर से लॉग आउट हो जाती है। इस बीच असली दुनिया में नीमो ऑफिस के अंदर तनाव बढ़ रहा है। यानसोंग के वेबटून द मैन टू नो की रेटिंग धीरे धीरे गिर रही है। डायरेक्टर चुपके से पाक कायोंग को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और एक नई योजना बताते हैं। हुआनी नाम की एक उभरती हुई वेबटून कलाकार अब हर शुक्रवार को अपडेट जारी करेगी, उसी दिन जिस दिन यिन सॉन्ग का अपडेट आता है। दूसरे शब्दों में सीधा मुकाबला। मीटिंग खत्म करने से पहले डायरेक्टर एक और बात जोड़ते हैं कि सोमी को इस बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑफिस की खबरें तेज़ी से फैलती हैं। जैसे ही जानकारी फैलती है, सोमी को इसके बारे में पता चल जाता है। वो तुरंत उनका सामना करती है और कहती है कि इतने बड़े शेड्यूल बदलाव में उसे शामिल किया जाना चाहिए था, क्योंकि वही असाइन की गई प्रोड्यूसर है। उसे जो जवाब मिलता है वो बहुत रूखा और अपमानजनक होता है। तुम मेरी बॉस नहीं हो। फैसला पहले ही हो चुका है और वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। इसके बाद सोमी कुछ नोटिस करने लगती है, ऐसी चीज जिस पर उसने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। चोई वू हर जगह है। सबवे विज्ञापन, दुकानों में किताबों की प्रदर्शनी, यहाँ तक कि एक प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक भी उसके चेहरे को सुंदरता के संदर्भ के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। एक कैफे में 2 महिलाएं उत्साहपूर्वक बात करती हैं कि वो कितना सुंदर है। जैसे ही वो शहर से गुजरती है, उसे ऐसा महसूस होता है जैसे पूरी कायनात हर मोड़ पर चोई वो को उसके सामने खड़ा कर रही है। अगले सीन में सोमी फिर से ऐप में लॉगिन करती है, इस बार एक अधिक दृढ़ मानसिकता के साथ। वो खुद से कहती है कि उसे पेशेवर बने रहना है। जब वो वेबटून की दुनिया में प्रवेश करती है तो उसे एहसास होता है कि कहानी आगे बढ़ चुकी है। वो अब सेक्रेटरी के ऑफिस के अंदर काम कर रही है, जिसका मतलब है कि चोई ने उसे वहां ट्रांसफर कर दिया है, उसे अपने करीब ले आया है। जल्द ही चीफ सेक्रेटरी आती है, बेहद सख्त और शांत मीजू। वो औपचारिक रूप से अपना परिचय देती है और घोषणा करती है कि वो मिस्टर चोई की ओर से जॉब इंटरव्यू लेगी। सोमी बस उसे देखती रह जाती है। एक डेट के लिए जॉब इंटरव्यू? लेकिन मीजू पूरी गंभीरता के साथ आगे बढ़ती है। उसके पसंदीदा खाने, शौक, आदर्श जीवन साथी और पसंदीदा यात्रा स्थलों के बारे में पूछती है। सोमी जवाब देती है कि उसे बीफ, पोर्क और मूल रूप से हर तरह का मांस पसंद है। वो पूरे समय अपनी हंसी मुश्किल से रोक पाती है और मन ही मन सोचती है, क्या उसे ये सवाल मुझसे खुद नहीं पूछने चाहिए? वो किसी और से ये क्यों करवा रहा है? फिर चोई वो मीजू के जरिए 2 अतिरिक्त सवाल भेजता है, एलर्जी और जूते का साइज। सोमी बस अपनी भौहें चढ़ाती है और कुछ नहीं कहती। उसके बाद चोई वो उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खटखटाने की तैयारी करती है, मीजू तुरंत उसे रोक देती है और समझाती है कि मिस्टर चोई को लोगों का 2 बार खटखटाना पसंद नहीं है, केवल एक बार हल्के से थपथपाने की अनुमति है। वो धीरे से खटखटाने की कोशिश करती है, लेकिन मीजू फिर भी उसे बताती है कि ये थोड़ा तेज था। आखिरकार सोमी अंदर जाती है। जैसे ही वो प्रवेश करती है, वो ठिठक जाती है। पूरा ऑफिस फूलों से भरा है। दर्जनों फूल पूरे कमरे में खूबसूरती से सजे हुए हैं और उन सबके बीच शांत खड़ा चोई वू उसकी प्रतिक्रिया को ध्यान से देख रहा है। फिर वो बस इतना कहता है, एक महिला का दिल जीतने का सबसे अच्छा तरीका। सोमी फूलों की ओर देखती है और लापरवाही से जवाब देती है, अरे तुम्हें सच में ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन चोई वो तुरंत पूरी गंभीरता के साथ जवाब देता है, मैं तुम्हें रिझा रहा हूँ, लेकिन मैं अरे से थोड़ा ज्यादा सम्मान की उम्मीद करता हूँ। सोमी शर्मिंदगी के मारे लगभग घबरा जाती है। खुद को संभालते हुए वो पूछती है कि आगे क्या है। चोई वो बस उसकी ओर देखता है और कहता है, मेरे साथ चलो। अगली सीन में वो उसे एक लग्जरी डिपार्टमेंटल स्टोर ले जाता है और लापरवाही से उसे अपनी पसंद की कोई भी चीज़ पहनकर देखने के लिए कहता है। सोमी डिज़ाइनर फ्लोर के बीच में खड़ी है और एक पल के लिए वो लगभग भूल जाती है कि वो एक सिमुलेशन के अंदर है। उसके बाद वो उसे एक प्राइवेट स्विमिंग पूल में ले जाता है जो पूरी तरह से उन दोनों के लिए बुक किया गया है। सोमी खाली पूल को देखती है और पूछती है, अगर तुम्हें तैरना ही नहीं है तो पूरी जगह किराए पर क्यों ली? चोई वो बस पूछता है, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? वो एक पल के लिए रुकती है और जवाब देती है, ये बुरा नहीं है। उसके बाद डेट का रोमांच काफ़ी बढ़ जाता है। चोई वो उसे सरप्राइज डिनर के लिए प्राइवेट जेट से ले जाता है। रात के आकाश के नीचे तैरता हुआ एक यॉट। जैसे ही वे पानी में आगे बढ़ते हैं, डॉल्फिन नाव के साथ तैरती हैं। सोमी उस पल से पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो जाती है, भले ही वो खुद से इसे स्वीकार करने से इनकार कर देती है। अगले सीन में हम उन्हें समुद्र तट पर देखते हैं। फिर अचानक बिना किसी चेतावनी के चोई वो उसकी ओर मुड़ता है और कहता है, चलो सगाई कर लेते हैं, मैं अपने माता पिता को संभाल लूंगा। सोमी तुरंत चौंक कर थूक देती है। वो उसे अविश्वास से देखती है और बोल पड़ती है, क्या तुम पागल हो?
चोईवू अपनी भौहें चढ़ाता है और जवाब देता है, तुम एक अमीर आदमी के प्रस्ताव का जवाब थूक कर देती हो। वो जल्दी से समझाती है कि वे केवल डेटिंग कर रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। चोईवू एक पल के लिए शांत रहता है, फिर वो शांति से कहता है, ठीक है, हमें सगाई करने की जरूरत नहीं है। बदले में 1 सेकंड के लिए वो थोड़ा भावुक दिखता है, क्या तुम कम से कम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो? मैंने पहले कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। फिर वो उसे चूम लेता है। उसके बाद वो एक छोटा सा उपहार निकालता है और चुपचाप पूछता है, क्या मुझे इसके लिए भी पूछना होगा? उस पल उसका पूरा दिमाग सुन्न हो जाता है। उसका मन चिल्लाता है, डोपामीन ओवरलोड। घबराई हुई और चमकती हुई वो जल्दी से अपनी नजरें हटा लेती है। चोईवू नोटिस करता है और पूछता है, तुम नजरें क्यों चुरा रही हो? वो अजीब तरह से जवाब देती है, क्या मैंने ऐसा किया? वो बस मुस्कुराता है और फिर अचानक वर्चुअल दुनिया बंद हो जाती है। एक शांत सिस्टम आवाज घोषणा करती है, मिस सोमी, चोईवू के साथ आपकी 50 घंटे की डेटिंग समाप्त हो गई है। सोमी सदमे में इधर उधर देखती है, तुमने क्या कहा? सेवा की अवधि समाप्त। वो तुरंत चिल्लाती है, नहीं, और चोईवू की ओर हाथ बढ़ाती है। जैसे ही दुनिया ओझल होने लगती है, वो उसका नाम पुकारती है, लेकिन सीन गायब हो